सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था? तो शिक्षा के विषय के शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर प्रश्न है कि भारत में ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में ताजे पानी की झील है बुलर झील। ठीक है, भारत में ताजे पानी की कौन सी झील है? बुलर झील। फिर है प्रश्न नंबर 1, कहता है कि हैजा रोग किसके कारण फैलता है? तो हैजा रोग जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, हैजा की खोज जिसने किया था उस वैज्ञानिक के नाम है फिलिप्पो पिक्कन। लिखा है वैज्ञानिक जिसने हैजा का खोज किया उसका नाम है फिलिप्पो पिक्कन ने किया था। यानी कि हैजा नामक बीमारी की खोज फिलिप्पो पिक्कन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु के कारण। फिर प्रश्न है 2 नंबर कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन एक गार्डन है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डुरंड रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा है। ठीक है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो डुरंड रेखा जो है, डुरंड रेखा आपको बता दें कि डुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच एक सीमा है। ठीक है, यानी डुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था? ठीक है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था? तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने। फिर प्रश्न है अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था? वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। मनुष्य का मस्तिष्क यानी दिमाग कितने भागों में बटा है? तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो आपको 3 भागों में बटा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्बोनिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल के नाम से फिनॉल को जाना जाता है। फिनॉल को कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, फिनॉल। इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, हाँ आगे देखिए। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है यानी अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 50 में दिया है। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
यह किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह अनुच्छेद है 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है, जयदेव। फिर प्रश्न है कि रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। रोबर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सिविल सेवा सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले किसे पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है। पुरस्कार नहीं, अर्थशास्त्र में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। ठीक है। किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। फिर प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान। वर्धमान का ही नाम है महावीर। ठीक है। महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान या महावीर स्वामी या महावीर, वर्धमान या महावीर। ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान या महावीर। और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये भी थे वर्धमान एवं महावीर। ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से कि महावीर या वर्धमान, महावीर का ही नाम वर्धमान है या फिर कहें वर्धमान का ही नाम महावीर है। तो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, और अंतिम तीर्थंकर था वर्धमान या फिर कहें महावीर। अंतिम तीर्थंकर था महावीर। तो जैन धर्म को 24वें तीर्थंकर भी कौन होगा? महावीर ही होगा, या वर्धमान ही होगा। ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कहता कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 4 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। फिर प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? सोयाबीन है। ठीक है। प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? सोयाबीन। फिर है अशोक किसका पुत्र था? अशोक जो है वो किसका पुत्र था? तो अशोक था किसका पुत्र? बिंदुसार का पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का। ठीक है। प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा? सोयाबीन। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का। फिर प्रश्न है कि
रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है? तो Ca++। ये प्रश्न नहीं है, एक कटा हुआ प्रश्न है, ठीक है, मतलब कि ये कुछ नहीं, ये प्रश्न नहीं है, ठीक है, ये प्रश्न नहीं है, 3 नंबर प्रश्न नहीं है, यहाँ पर है 4 नंबर प्रश्न है। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है? तो है Ca++, ठीक है। फिर 1 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, या फिर क्या, भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था, ठीक है, बाबर था। जो भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो था बाबर। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो है आपका यकृत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। प्रश्न भी आता है कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण, ठीक है। और चौरी चौरा की कांड कब घटित हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और ये भी प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था? तो 1922 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, या फिर फरवरी 1922 ईस्वी में, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है, कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्य, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भूपेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूपेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। फिर है 4 नंबर प्रश्न कि भारत में टेलीविजन यानी टीवी का कार्यक्रम प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में टेलीविजन यानी टीवी का कार्यक्रम प्रसारण कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। वर्ष 1959 ईस्वी में भारत में टेलीविजन का प्रसारण किया गया था पहली बार, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि अवध के अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था बाजिद अली शाह, ठीक है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था। फिर अगला प्रश्न है कि लगातार वस्तु का कीमतों में वृद्धि होना, लगातार वस्तु की कीमत में वृद्धि को क्या कहते हैं? या लगातार वस्तु की कीमतों में वृद्धि होना को क्या कहते हैं? तो लगातार वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना या कमी हो या फिर ह्रास होना यानी कमी होना को मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति कहा जाता है, मुद्रास्फीति आदि यानी कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट होना को मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस के निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस के निवासी था। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, या फिर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.U. हुम ने किया था, ठीक है। एक अंग्रेज था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था और किसने किया था? ए ओ ह्यूम। ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव है जो आपका ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न 1 नंबर कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। 3 नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। ठीक है। फिर 5 नंबर प्रश्न है, 5वां प्रश्न है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में यानी आगरा में।